साल 1909, बॉम्बे की अदालत। वहां पर एक वकील अपनी धारदार जिरह से सबको हैरान कर रहा था। उसका अंदाज सधा हुआ था, सवाल इतने सटीक थे कि गवाह एक पल में सच उगल दे। वो वकील आज अपने करियर के सबसे अहम केस में था। उसी वक्त शहर के एक अस्पताल में उसकी पत्नी जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। कैंसर ने शरीर तोड़ दिया था। डॉक्टरों ने उम्मीदें बहुत पहले छोड़ दी थी, लेकिन सर्जरी की एक आखिरी कोशिश जारी थी। तभी अदालत में एक चपरासी धीरे से आया। उसके हाथ में एक मुड़ा तुड़ा सा कागज था। वकील ने उसे खोला, पढ़ा, कुछ पल यूं ही स्थिर खड़ा। नोट में लिखा था, आपकी पत्नी अब नहीं रही। उसकी जगह अगर शायद कोई दूसरा वकील होता तो उसी पल अदालत से निकल भागता, मगर उसने वो नहीं किया। उसने नोट को शांतिपूर्वक मोड़ा, कोट की जेब में रखा और जिरह करने लगा। गवाहों से सवाल किए, तर्क किए और आखिर में वो केस जीत गया। सुनवाई खत्म हुई, सब लोग बाहर जाने लगे। तभी एक धीमे स्वर में वो बोला कि मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। चारों तरफ जैसे सन्नाटा फैल गया। दोस्तों, जिस व्यक्ति के भीतर कर्तव्य बोध इतना ज्यादा गहरा हो कि व्यक्तिगत दुख भी उसे डिगा न सके, वो जो भी हो सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। ये वही हो सकता है जिसका जिगरा लोहे जैसा, फौलाद जैसा मजबूत हो और वो खुद लौह पुरुष हो। जी हां दोस्तों, ये वकील आगे चलकर कहलाया भारत का लौह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन दोस्तों, यहां कुछ सवाल है कि आखिर क्यों वल्लभ भाई पटेल ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ केस लड़ा था। सवाल यह है कि आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए, जबकि सभी का समर्थन उन्हीं को ही मिला था। सवाल है कि आखिर क्यों कहा जाता है कि अगर उस समय पाकिस्तान हैदराबाद को छोड़ देता तो सरदार पटेल कश्मीर पाकिस्तान को देने को तैयार थे। लगा ना शौक? पटेल और कश्मीर पाकिस्तान को देने की बात। जी हां दोस्तों, आज 31 अक्टूबर है, यानी राष्ट्रीय एकता दिवस। और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिरकार क्यों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया गया। इन सभी का जवाब आपको आगे पता चलेगा, तो देखते रहिए हमारा ये खास एपिसोड बिल्कुल अंत तक। चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है तब से जब सरदार वल्लभ भाई पटेल एक जाने माने और महंगे वकील बन चुके थे। हालांकि वल्लभ भाई पटेल की गांधी से पहली मुलाकात सन 1916-17 में हुई थी। और दिलचस्प बात यह थी कि पहली बार में पटेल को गांधी ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए थे। वो उस दौर के सबसे महंगे वकीलों में से एक थे और उन्हें गांधी का ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम वाला विचार बहुत ही अव्यवहारिक लगता था। लेकिन कुछ ही सालों में खेड़ा और बारदोली सत्याग्रह ने पटेल को गांधी का सबसे बड़ा सिपाही बना दिया था। दोस्तों, साल था सन 1918 का, जब ब्रिटिश सरकार ने अकाल के पीड़ित किसानों की टैक्स माफ करने की मांग को ठुकरा दिया था। तो गांधी ने खेड़ा में सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा था, पर वे खुद चंपारण में व्यस्त थे। तब पटेल ने जिम्मेदारी खुद संभाली थी। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों को एकजुट किया था, समझाया था कि आंदोलन अहिंसक होगा, लेकिन एक भी किसान टैक्स नहीं देगा। जब सरकार ने संपत्तियां जब्त करनी शुरू की, पटेल ने स्वयंसेवकों का एक नेटवर्क बनाते हुए छिपे हुए अनाज, पशु और दस्तावेज सुरक्षित रखवाए। अंततः ब्रिटिश झुक गए। 1 साल का टैक्स माफ हुआ और दरें घटाई गईं। यहीं से वो खेड़ा के हीरो कहलाए। इसके बाद गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पटेल पूरे गुजरात में घूमे, 3 लाख से ज्यादा सदस्यों को जोड़ा और 15 लाख रुपए चंदा जुटाया। उन्होंने अपने ब्रिटिश कपड़े जलाकर खादी अपनाई और अपने बच्चों को भी यही सिखाया। चौरी चौरा हिंसा के बाद जब गांधी ने आंदोलन रोका तो पटेल ने उनका समर्थन किया, क्योंकि उनके लिए अनुशासन, एकता और अहिंसा ही सबसे बड़ी शक्ति थी। दोस्तों, इसके बाद साल आया 1923। नागपुर में भारतीय झंडा फहराने पर रोक लगा दी गई थी। गांधी जी जेल में थे। तब कांग्रेस ने पटेल से कहा कि वे नेतृत्व संभालें। उन्होंने हजारों लोगों को संगठित किया और यह सत्याग्रह जीत लिया। और इसी साल बोरसद तालुका में उन्होंने उस अन्यायपूर्ण टैक्स के खिलाफ आंदोलन किया जिसे डकैतों से निपटने के बहाने लगाया जाता था। उन्होंने 6000 किसानों को संगठित किया और अंततः ब्रिटिश सरकार को टैक्स वापस लेना पड़ा। ये उनके संगठन, कौशल और जनसंपर्क की सबसे बड़ी मिसाल थी।
इसके बाद आया साल 1928। बारदोली में अकाल और बढ़े हुए टैक्स से जनता परेशान हो चुकी थी। पटेल ने गहराई से जांच की और आंदोलन का निर्णय लिया। उन्होंने गांवों का नेटवर्क बनाया, महिलाओं की भूमिका बढ़ाई और ब्रिटिश के हर दमन का अहिंसक जवाब दिया। अंत में टैक्स बढ़ोतरी वापस ले ली गई, जब्त जमीनें लौटाई गईं और यहीं महिलाओं ने पहली बार उन्हें कहा सरदार। तब से उनका नाम हुआ सरदार पटेल। दोस्तों, अब बात करते हैं सन 1931 की। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते के बाद पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उन्हें फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी का प्रस्ताव पारित कराया, जिसमें समान वेतन, न्यूनतम मजदूरी, छुआछूत का अंत और धर्मनिरपेक्ष भारत की बात कही गई थी। वो स्वतंत्र भारत के संविधान के लिए एक वैचारिक खाका था। इसके बाद देश ने दौर देखा सन 1932 से 1938 का, जब गांधी और पटेल दोनों लोग जेल में थे एक साथ। उन्होंने यरुदा जेल में एक साथ समय बिताया था। गांधी ने उन्हें संस्कृत सिखाई और दोनों के बीच में भाईचारा जैसे बढ़ता चला गया। अब गांधी ने पूना पैक्ट के लिए अनशन किया और पटेल ने भी साथ में उपवास रखा। गांधी के बाद कांग्रेस में जो भी अनुशासन और संगठन दिखा, वो पटेल की ही देन थी। 1934 के बाद पटेल का कद और बढ़ गया। ब्रिटिश सरकार ने जब चुनाव कराए, पटेल कांग्रेस के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष बने। वे पार्टी के मुख्य रणनीतिकार थे। पटेल उम्मीदवार तय करते, फंड जुटाते और पार्टी लाइन निर्धारित करते। उन्होंने संगठन को एक युद्ध मशीन की तरह तैयार कर दिया, ताकि आजादी की लड़ाई में एक भी दरार न पड़ने पाए। लेकिन इसी दौर में हमने पटेल और सुभाष के बीच लीगल बैटल भी देखी। तारीख थी 22 अक्टूबर सन 1933 की। जिनेवा की ठंडी हवा में एक भारतीय नेता ने अपनी आखिरी सांसें ली थीं। वो थे विट्ठल भाई पटेल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले भारतीय अध्यक्ष और अपने छोटे भाई वल्लभ भाई पटेल से कहीं ज्यादा सख्त और निडर। उसी वक्त उनके पास थे सुभाष चंद्र बोस, जो उस दौर में यूरोप में भारत की आजादी का स्वर बन चुके थे। लेकिन कहानी यहीं से एक दिलचस्प मोड़ ले लेती है। कहा जाता है कि मृत्युशैया पर विट्ठल भाई पटेल ने एक चिट्ठी छोड़ी थी, एक तरह की वसीयत, जिसमें लिखा था कि उनके संपत्ति का 3/4 हिस्सा सुभाष चंद्र बोस को दे दिया जाए, ताकि वो विदेश में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत कर सकें। सुनने में ये एक भावुक और क्रांतिकारी कदम था, लेकिन जब ये खबर भारत पहुंची तो सवालों की आंधियां उठ गईं। वल्लभ भाई पटेल ने वो पत्र देखा और शांत पैनी नजर से पूछा कि क्या इस वसीयत की पुष्टि किसी डॉक्टर ने की है? मूल दस्तावेज कहां है? सारे गवाह बंगाल के ही क्यों हैं, जबकि जिनेवा में दर्जनों वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद थे? ये सवाल केवल शक नहीं थे, ये एक सर्जिकल इंटेरोगेशन था, जैसे कोई जज अदालत में गवाही की सच्चाई तौल रहा हो। मामला अदालत तक पहुंच गया और पूरे 1 साल तक कानूनी लड़ाई चली और आखिरकार फैसला आया। विट्ठल भाई की संपत्ति उनके कानूनी उत्तराधिकारियों की है, किसी और की नहीं। और जब संपत्ति उनके हाथ आई तो बिना पल गंवाए उन्होंने विट्ठल भाई मेमोरियल ट्रस्ट के नाम कर दिया। ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, बल्कि ये उस इंसान की पहचान थी जो रिश्तों में भी न्याय को तराजू पर रखता था। और यही कारण है कि जब इतिहास वल्लभ भाई पटेल का नाम लेता है तो उसे केवल एक नेता नहीं, बल्कि लॉ एंड लॉजिक के प्रतीक के रूप में याद करता है। एक ऐसा इंसान जो अपने ही भाई के लिए भी न्याय से समझौता नहीं कर सका था। बहरहाल, अब हमारी कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां अब सरदार पटेल भारत के बिस्मार्क कहे जाने वाले हैं। आखिरकार क्या किया था ऐसा पटेल ने? दोस्तों, ये समय था आजादी का जब भारत अपने नाजुक मोड़ पर था। अंग्रेजों ने जाते जाते भारत को रियासतों में बांट दिया था। इसके पास 3 विकल्प थे, भारत में मिल जाओ, पाकिस्तान में मिल जाओ या फिर स्वतंत्र हो। यह राजनीतिक विस्फोट किसी भी वक्त पूरे देश को टुकड़ों में बांट सकता था। ऐसे वक्त में गांधी ने पटेल से कहा, रियासतों का मसला इतना कठिन है कि इसे तुम ही सुलझा सकते हो। और यहीं से पटेल का असली इम्तिहान शुरू हो गया। बिस्मार्क ने जैसे जर्मनी के बिखरे हुए राज्यों को एक किया था, वैसे ही सरदार पटेल ने भारत को एक राष्ट्र के रूप में गढ़ दिया। 6 अगस्त सन 1947 से पटेल ने रियासतों के शासकों से लगातार मुलाकातें की, कभी दोपहर के खाने पर, कभी शाम की चाय पर। उन्होंने तर्क और सम्मान दोनों के साथ बातें रखी और कहा, भारत की आजादी आपकी भी आजादी है, अपने लोगों के भविष्य के लिए भारत का हिस्सा बनिए। उन्होंने समझाया कि स्वतंत्र रहकर कोई भी रियासत टिक नहीं सकती, क्योंकि जनता अब लोकतंत्र की हवा में सांस ले रही है। दोस्तों, पटेल की नीति 2 धारों पर चल रही थी।
संवाद और दृढ़ता। जहां उन्हें जरूरत पड़ी वहां भावनात्मक अपील की और जहां हट आया वहां दृढ़ता दिखा दी। उन्होंने प्रिवी पर्स जैसी योजना बनाई ताकि राजाओं को उनका सम्मान और वित्तीय सुरक्षा दोनों मिले, लेकिन साथ ही साफ चेतावनी भी दे दी कि यह समय सहयोग का है, टकराव का नहीं। उन्होंने रियासतों को 15 अगस्त सन 1947 तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा दे डाली। परिणाम चौंकाने वाला था। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 565 रियासतों में से 560 से भी ज्यादा रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में विलय कर दिया था। कुछ गिनी चुनी लेकिन बड़ी रियासतें अभी भी साइन नहीं कर सकी थीं, जिनमें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ये वो रियासतें थीं जो पटेल की बात अभी भी नहीं मान रही थी। और अब पटेल को वो करना था जिससे उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, अब हमारी कहानी पहुंचती है जूनागढ़ रियासत में। गुजरात के काठियावाड़ तट पर बसा हुआ एक छोटा सा लेकिन बेहद अहम रियासती इलाका। राजा मुसलमान था, नवाब महाबत खान, और जनता थी हिंदू, वो भी 80% जनता। भौगोलिक रूप से देखें तो जूनागढ़ चारों ओर से भारत से घिरा था। पाकिस्तान से उसकी कोई सीमा लगती नहीं थी। फिर भी 15 अगस्त 1947 के 2 महीने बाद 15 सितंबर को नवाब महाबत खान ने सबको चौंकाते हुए पाकिस्तान से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। मतलब कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है जूनागढ़। यह खबर जब दिल्ली पहुंची तो सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह सिर्फ एक दस्तखत नहीं था बल्कि भारत की एकता को चुनौती थी। दिल्ली में उस समय सरदार पटेल कमरे में वीपी मेनन के साथ बैठे थे। खबर आई जूनागढ़ पाकिस्तान चला गया है। पटेल कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर बोले, अगर जूनागढ़ पाकिस्तान जा सकता है तो कश्मीर क्यों नहीं भारत में रह सकता। यह वाक्य सिर्फ गुस्से का नहीं था, बल्कि पूरे राष्ट्रीय दृष्टिकोण का पाइवट पॉइंट बन गया था। पटेल जानते थे कि अगर इस नजीर को स्वीकार कर लिया गया तो भारत की कई और रियासतें धार्मिक आधार पर पाकिस्तान की तरफ झुक सकती हैं। पटेल ने सीधे सेना नहीं भेजी। उन्होंने सबसे पहले नवाब से बातचीत का न्योता भेज दिया और फिर लॉर्ड माउंटबेटन को स्थिति की गंभीरता बताई। उधर नवाब के प्रधानमंत्री शाहनवाज भुट्टो दिल्ली आए। मेनन ने उनसे कहा कि आपकी रियासत पाकिस्तान से जुड़ी नहीं है, आपकी जनता भारत से जुड़ी है। पर भुट्टो को बात समझ में नहीं आई, उसने बात टाल दी। इसी बीच जूनागढ़ में जनता भड़क उठी। शहरों में प्रदर्शन, व्यापार ठप और लोग भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। राजकोट, भावनगर और अरमेली जैसे पड़ोसी राज्यों ने भी समर्थन कर दिया। इस माहौल में जनता ने खुद एक अस्थायी सरकार बना ली थी, जिसका नाम था आरजे जूनागढ़ सरकार। इसके प्रमुख बने थे समलदास गांधी, महात्मा गांधी के रिश्तेदार। यह अस्थायी सरकार अमरेली में बनी और उसने ऐलान किया कि हम पाकिस्तान के फैसले को नहीं मानते। जूनागढ़ भारत का हिस्सा है। ये बगावत नवाब के लिए एक चेतावनी थी। कानून व्यवस्था चरमरा गई और पाकिस्तान से भी उस समय कोई मदद नहीं मिल पाई। भारत ने भी आर्थिक तौर से किसी भी मदद करने से इनकार कर दिया था। इस समय घबराया हुआ नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया। उसने अपने कुत्ते और अपने खजाने साथ ले लिए। हालांकि नवाब के जाने के बाद जूनागढ़ में एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम पैदा हो गया, लेकिन पटेल ने तत्काल वीपी मेनन को वहां भेजा। भारतीय सेना को आदेश मिला, बॉर्डर सिक्योर करो, जनता को सुरक्षा दो। और 9 नवंबर सन 1947 को भारतीय सैनिकों ने जूनागढ़ में प्रवेश किया। कोई गोली नहीं चली, क्योंकि जनता पहले से ही तैयार थी। भारतीय ध्वज फहरा दिया गया और नियंत्रण पूरी तरीके से भारत में तो आ गया। लेकिन पटेल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हम किसी पर जबरदस्ती नहीं करेंगे, पहले जनता से पूछो कि वो किसके साथ हैं। इसके बाद 20 फरवरी सन 1948 को जनमत संग्रह हुआ। नतीजा 2,01,457 लोगों ने भारत के पक्ष में वोट डाला और महज 91 लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट डाला। यानी लोकतंत्र ने वही फैसला सुनाया जो भूगोल, संस्कृति और जनभावना पहले ही कह चुकी थी। जूनागढ़ अब भारत में विलय हो चुका था, और यह भी बिना किसी भी गोलाबारी के। यह पटेल की पॉलिटिकल एक्यूमेन और आयरन विल की सबसे बड़ी मिसाल थी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जूनागढ़ ने पटेल को आयरन मैन नहीं बनाया। 2 और रियासतें बची थीं, और यहीं से कहानी शुरू होती है हैदराबाद की। दोस्तों, हैदराबाद रियासत की बात करें तो यह उस समय सबसे बड़ी और सबसे समृद्ध रियासत थी, जिसके निजाम थे मीर उस्मान अली खान। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते थे। कहते हैं कि उनके पास हीरे जवाहरात से भरा हुआ एक पूरा कमरा था, और उस समय का प्रसिद्ध जैकब डायमंड भी उन्हीं के पास हुआ करता था, जिसको वो पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे।
पर राजनीतिक सोच में उतने स्मार्ट नहीं निकले। उनका मानना था कि हैदराबाद एक स्वतंत्र देश बनेगा जिसकी अपनी मुद्रा होगी, अपनी सेना और अपने संबंध होंगे। अब आप सोचिए कि हैदराबाद कैसे अलग देश बन सकता था। हैदराबाद भौगोलिक रूप से भारत के बीचों बीच था। उत्तर में महाराष्ट्र, दक्षिण में तमिलनाडु, पश्चिम में कर्नाटक और पूर्व में आंध्र प्रदेश। यानी अगर वो अलग रहता तो भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना मुश्किल हो जाता। दरअसल सरदार पटेल ने साफ साफ कहा कि देश के बीच में एक स्वतंत्र इस्लामी राज्य को हम कैसे स्वीकार कर लें, लेकिन निजाम अड़े रहे। उन्होंने भारत के साथ स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया ताकि अस्थायी शांति बनी रहे, लेकिन भीतर ही भीतर वे साजिशें बुनने में जुटे रहते थे। दोस्तों, निजाम का सबसे बड़ा सहारा था एक उग्र संगठन जिसे रज़ाकार्स कहा जाता था और जिसके नेता थे कासिम रिजवी। रिजवी की विचारधारा कट्टर और हिंसक थी। वो खुलेआम कहता था कि अगर भारत ने हैदराबाद में कदम रखा तो यहां हर सड़क खून से भर जाएगी। रज़ाकारों ने गांव में आतंक मचा दिया था। हिंदू किसानों पर अत्याचार, लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं बढ़ गईं। ये अब सिर्फ राजनीतिक मसला नहीं रहा, ये मानवता का संकट भी बन गया था। सरदार पटेल ने बार बार निजाम से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जब हर संवाद विफल हो गया तो उन्होंने आखिरी कार्ड खेला। सितंबर 1948 में उन्होंने सेना को आदेश दिया, अब बहुत हो गया, अब देश को एकता और ताकत से बांधा जाएगा। 13 सितंबर सन 1948 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया। ऑपरेशन पोलो नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि हैदराबाद पोलो का शहर था। वहां तकरीबन 17 पोलो ग्राउंड्स हुआ करते थे। खैर, 5 दिन तक सेना ने 3 दिशाओं से हैदराबाद को घेर लिया, पूना, सोलापुर और विजयवाड़ा की तरफ से। भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे मेजर जनरल JN चौधरी, जिन्होंने बिना किसी विदेशी सहायता के एक सटीक सैन्य योजना बनाई थी। सिर्फ 5 दिन के भीतर भारतीय सेना ने हैदराबाद को चारों ओर से नियंत्रित कर लिया। रज़ाकारों की तथाकथित मजबूत सेना ढह गई। जनता ने भारतीय सैनिकों का स्वागत फूलों से किया और 17 सितंबर सन 1948 को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। सरदार पटेल ने जानबूझकर इस कार्यवाही को पुलिस एक्शन कहा ताकि यह किसी को युद्ध जैसा नहीं लगना चाहिए। भारत ने इसे एक आंतरिक सुरक्षा ऑपरेशन बताया क्योंकि हैदराबाद भारत का ही हिस्सा था, बस उस समय तक औपचारिक रूप से जुड़ा नहीं था। यहीं आप पटेल की दूरदर्शिता और राजनीतिक व्यवहार भी देखिए। आत्मसमर्पण के बाद निजाम को अपमानित नहीं किया गया, उल्टा पटेल ने उनका सम्मान बरकरार रखा। निजाम को राजप्रमुख यानी गवर्नर के रूप में पद दिया गया और उनका परिवार भारत में ही रहा। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणराज्य बना, हैदराबाद औपचारिक रूप से भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा बन गया और अब बारी थी जम्मू कश्मीर रियासत की। दोस्तों, हैदराबाद में पटेल ने ऑपरेशन पोलो से जीत हासिल कर ली थी, लेकिन उत्तर में एक और संकट खड़ा था, जम्मू और कश्मीर का। यह रियासत बाकी सबसे बिल्कुल अलग थी, एरिया में हैदराबाद से बड़ी थी और रणनीतिक रूप से दूसरी रियासतों से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके शासक हुआ करते थे महाराजा हरि सिंह, एक हिंदू राजा जिसकी प्रजा का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुस्लिम था। आजादी के बाद जब बाकी रियासतों ने भारत या पाकिस्तान में जाने का निर्णय ले लिया, हरि सिंह ने तीसरा रास्ता चुना और स्वतंत्र रहना चाहा। उन्होंने भारत या पाकिस्तान किसी के भी साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर नहीं किए। उनकी सोच थी कि कश्मीर को मैं स्विट्जरलैंड बनाऊंगा, न भारत का हिस्सा और न ही पाकिस्तान का। लेकिन राजनीति में मध्य मार्ग लंबे समय तक नहीं टिकता और पाकिस्तान ने जल्द ही ये समझ लिया। 22 अक्टूबर सन 1947 की रात जब श्रीनगर की वादियां ठंडी हवा में सो रही थीं, तभी पाकिस्तान ने अपने प्रॉक्सी कबाइलियों यानी ट्राइबल रेडर्स को जम्मू कश्मीर में घुसा दिया। हजारों की संख्या में पठान ट्राइब्समैन ट्रकों में सवार होकर सीमा पार कर गए और उनके हाथों में थी बंदूकें और मुंह पर जिहाद के नारे। इन हमलावरों को पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स ने ट्रेनिंग दी थी और उनका लक्ष्य था कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना, भारत के आने से पहले। जैसे जैसे वे बारामूला, उरी और सोपोर से आगे बढ़े, गांव में लूटपाट, आगजनी और महिलाओं पर अत्याचार शुरू हो गया। हरि सिंह की छोटी सी सेना ने पूरी जान लगा दी, लेकिन वह बिखर कर रह गई। अब कश्मीर के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो पाकिस्तान के हवाले हो जाइए या भारत से मदद मांगिए। तारीख थी 26 अक्टूबर से पहले की। हरि सिंह ने दिल्ली को संदेश भेजा, बचाइए वरना श्रीनगर हाथ से चला जाएगा। सरदार पटेल ने साफ कहा कि पहले विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कीजिए, तभी हम मदद भेजेंगे। इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने औपचारिक रूप से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया।
इसके बाद 27 अक्टूबर की सुबह इतिहास की दिशा बदल गई। इसके बाद पटेल ने खुद कश्मीर में भारत की सैन्य कार्रवाई की कमान संभाली। उनकी देखरेख में श्रीनगर और बारामूला के पास को दुश्मनों से मुक्त करा लिया गया। उन्होंने रक्षा मंत्री बलदेव सिंह के साथ मिलकर सेना तैनाती की, सप्लाई और सड़कों की व्यवस्था देखी। यहां तक कि सिर्फ 6 महीने में श्रीनगर से पठानकोट तक नई सड़क बनवा दी गई ताकि मोर्चे पर तेजी से मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन हाँ, इतिहासकारों का मानना है कि अगर पटेल को कश्मीर संभालने दिया जाता तो शायद आज का नक्शा कुछ और ही होता। आखिर क्यों कहा जाता है ऐसा? ये जानने के लिए इस पूरे घटनाक्रम में सरदार पटेल और नेहरू के दृष्टिकोण में फर्क समझना बहुत जरूरी है। दरअसल सितंबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर हमला शुरू कर दिया था, तो सरदार पटेल ने तुरंत सेना भेजने की मांग की थी, वो भी बिना किसी देरी के। लेकिन नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर नहीं कर दिए। पटेल का मानना था कि कश्मीर की नीति भी हैदराबाद जैसी ही होनी चाहिए, स्पष्ट और निर्णायक, जबकि नेहरू जो अंतर्राष्ट्रीय छवि और कश्मीर राजनीति दोनों से बंधे थे, उन्होंने कूटनीतिक रास्ता चुना। फिर जनवरी 1948 में भारत ने मामला संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन में उठाया। परिणाम युद्ध विराम। युद्ध विराम घोषित हुआ और एक लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC खींच दी गई। इसके एक ओर था भारत का जम्मू कश्मीर और दूसरी ओर पाकिस्तान का कब्जा। इस तरह जम्मू कश्मीर का विलय हुआ, लेकिन अधूरा। हालांकि पटेल ने नेहरू को संयुक्त राष्ट्र यानी UN में यह मामला ले जाने के खिलाफ सख्त चेतावनी दी थी। उनका मानना था कि पाकिस्तान ने आक्रमण करके गलती की है और कश्मीर का भारत में विलय कानूनी रूप से पूरी तरह वैध है, इसलिए इसमें किसी विदेशी दखल की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि अगर पटेल की बात नेहरू मान लेते तो आज कश्मीर समस्या शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। इतना ही नहीं दोस्तों, पटेल ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए की बकाया राशि देने का भी विरोध किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि यह पैसा भारत के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। सोच दे कितने दूरदर्शी नेता थे पटेल। हालांकि कैबिनेट ने पहले पटेल के मत से सहमति जताई थी, लेकिन बाद में महात्मा गांधी के आमरण अनशन के दबाव में यह राशि जारी करनी पड़ी। गांधी जी के इस निर्णय से पटेल व्यक्तिगत रूप से व्यथित हुए थे। हालांकि वे गांधी से अलग नहीं हुए थे, पर यह पहला मौका था जब उनके व्यावहारिक निर्णय को भावनाओं के आगे झुकना पड़ा था। बहरहाल 500 से ज्यादा रियासतों को मिलाने का काम और एकता लाने का काम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता था। यह काम कोई लौह पुरुष ही कर सकता था। अब आगे आते हैं और उस सवाल पर उत्तर जानने का प्रयास करते हैं जिसका आप शायद बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, और वो सवाल था कि क्या पटेल कश्मीर पाकिस्तान को देने वाले थे। देखिए, बात थी वर्ष 2018 की। सैफुद्दीन सोज ने अपनी किताब कश्मीर ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल में दावा किया कि अगर पाकिस्तान हैदराबाद छोड़ देता है तो सरदार पटेल कश्मीर पाकिस्तान को देने को तैयार थे। उन्होंने लिखा कि माउंटबेटन ने यह प्रस्ताव पाकिस्तान के प्रतिनिधि सरदार हयात खान के सामने रखा था, लेकिन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने इसे ठुकरा दिया था। लियाकत अली खान ने यह सुना तो उन्होंने ठहाका मारते हुए कहा कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि कश्मीर की वादियों के लिए हैदराबाद जैसा समृद्ध राज्य छोड़ दूं। इस कथन से साफ हो जाता है कि उस दौर में राजनीतिक लेन देन की कोई सोच व्यवहारिक नहीं थी और भावनात्मक भी नहीं थी। बाद में A.G. नूरानी ने भी अपनी रिपोर्ट अ टेल ऑफ टू स्टोरीज में जुल्फिकार अली भुट्टो के हवाले से यही बात कही थी कि सरदार जूनागढ़ और हैदराबाद के बदले कश्मीर देने को तैयार थे। वीपी मेनन जो पटेल के सबसे करीबी अधिकारी थे, उन्होंने अपनी किताब इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स में लिखा है कि 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन ने महाराजा हरि सिंह से मुलाकात की तो सरदार पटेल ने भी संकेत दिया था कि अगर कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाना चाहे तो भारत को कोई ऐतराज नहीं होगा। इतिहासकार रामचंद्र गुहा और राजमोहन गांधी ने भी यही माना कि सितंबर 1947 तक पटेल की सोच पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं थी। वो कश्मीर के निर्णय को महाराजा की इच्छा पर छोड़ देना चाहते थे। लेकिन फिर हुआ क्या? पटेल कैसे बदले? दोस्तों, पटेल बदले जूनागढ़ की घटना से। जब पाकिस्तान ने हिंदू बाहुल जूनागढ़ रियासत का विलय स्वीकार कर लिया तो पटेल को लगा कि अगर मुस्लिम शासक का राज्य पाकिस्तान जा सकता है तो हिंदू राजा का कश्मीर भारत क्यों नहीं आ सकता। इस पल से पटेल का व्यवहारिक दिमाग राष्ट्रवादी जोश में बदल गया और 26 अक्टूबर 1947 को जब कश्मीर के दीवान मेहरचंद महाजन ने नेहरू के घर पर आकर कहा कि अगर भारत मदद नहीं करता तो हमें जिन्ना से बात करनी होगी, तो नेहरू भड़क गए। लेकिन पटेल ने उन्हें रोका और कहा, महाजन, आप पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं।
बस यही वो पल था जब कश्मीर की दिशा हमेशा के लिए तय हो गई। इतिहासकार उर्वशी कोठारी मानती हैं कि पटेल शुरुआत में कश्मीर को लेकर उतने आक्रामक नहीं थे क्योंकि यह सीमाई और मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, लेकिन जूनागढ़ विवाद के बाद उनका रुख पूरी तरीके से बदल गया था। जब पाकिस्तान की नीयत स्पष्ट हो गई तो यही पटेल सबसे पहले कश्मीर में सेना भेजने के पक्ष में हुए थे। इसीलिए कहा जाता है सरदार पटेल आयरन मैन नहीं थे बल्कि आयरन लॉजिक वाले इंसान थे जो परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते थे। सैफुद्दीन सोज का दावा और शुरुआती दौर के संदर्भ में सही हो सकता है, लेकिन कश्मीर के भारत में विलय की कहानी तभी पूरी होती है जब हम देखें कि वही सरदार बाद में अपनी एकता के सबसे मजबूत प्रहरी बने। कश्मीर उनके लिए जमीन नहीं बल्कि भारत का एक मुकुट या फिर एक नगीना था, और वक्त ने पूछा कि कश्मीर किसका, तो पटेल ने इतिहास की ओर देख करके कहा भारत का। अब दोस्तों, पटेल को लेकर सबसे अहम सवाल, आखिर पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? दोस्तों, ये कहानी समझने के लिए हमें 1940 के दशक में लौटना पड़ेगा। ये वो दौर था जब भारत की आजादी बस दस्तक देने वाली थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने तारीख तय कर दी थी 15 अगस्त 1947, लेकिन सत्ता हस्तांतरण की तैयारियां 1 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। ब्रिटिश सरकार ने साफ कर दिया था कि अब भारत की बागडोर भारतीय नेताओं के हाथों में आएगी। एक अंतरिम सरकार बनेगी और उसका प्रमुख वही होगा जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, यानी वही व्यक्ति आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने वाला था। उस समय कांग्रेस की कमान मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास थी। लगातार 6 साल तक वे अध्यक्ष के पद पर रहे थे, लेकिन गांधी महसूस कर रहे थे कि अब समय बदल रहा है, अब नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। उनके मन में एक नाम पहले से तय था, जवाहरलाल नेहरू। 20 अप्रैल 1946 ये वो दिन था जब गांधी ने मौलाना आजाद को एक निजी पत्र लिखा था। भाषा बेहद सरल थी, लेकिन असर बहुत गहरा। गांधी ने लिखा कि अब आपको पद छोड़ देना चाहिए। अगर मुझसे राय मांगी गई तो मैं जवाहरलाल नेहरू को पसंद करूंगा। बहरहाल 29 अप्रैल सन 1946 को कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक हुई और इस बैठक में देश के सबसे बड़े नेता मौजूद रहे। गांधी, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, कृपालनी और खान अब्दुल गफ्फार खान। सिर्फ ये एक चुनाव नहीं था, बल्कि ये तय होने वाला था कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। परंपरा के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष का चयन 15 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों यानी पीसीसीज की सिफारिशों से होता था, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला था। 15 में से 12 पीसीसीज ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम भेजा था। बाकी 3 में कृपालनी और पट्टाभी सीतारमैया के नाम शामिल थे। नेहरू का नाम किसी में भी नहीं सुझाया गया था। अब सीन देखिए। ये जानते हुए भी कि गांधी नेहरू को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, कांग्रेस महासचिव आचार्य कृपलानी ने नामों की सूची गांधी को दी। गांधी ने कृपलानी की ओर देखा और कृपलानी समझ गए कि बापू क्या चाहते हैं। तुरंत नया प्रस्ताव बना जिसमें नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए रख दिया गया। प्रस्ताव पर तमाम वरिष्ठ नेताओं ने हस्ताक्षर किए, यहां तक कि पटेल ने भी। अब स्थिति यह थी कि मैदान में 2 नाम थे, नेहरू और पटेल। निर्विरोध चुनाव तभी संभव था जब पटेल अपना नाम वापस ले लेते। कृपलानी ने नाम वापसी का एक पत्र टाइप करवाया और पटेल के सामने रख दिया। संकेत साफ था, बापू ने फैसला कर दिया था। पटेल ने कागज देखा और कुछ नहीं बोले और चुपचाप वो पर्चा गांधी जी को लौटा दिया। गांधी ने नेहरू की ओर देखा और कहा कि जवाहर, वर्किंग कमेटी के अलावा किसी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में तुम्हारा नाम नहीं सुझाया गया है, तुम्हारा क्या कहना है? कमरा सन्नाटे से डूब गया। उम्मीद थी कि नेहरू कहेंगे अगर बहुमत पटेल के साथ है तो मैं हट जाता हूं, लेकिन नेहरू चुप रहे। गांधी ने वो पर्चा फिर पटेल की ओर बढ़ाया और इस बार पटेल ने साइन कर दिया। बस इतिहास की धारा उसी क्षण बदल गई। कृपलानी ने घोषणा की कि जवाहरलाल नेहरू निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। उसी घोषणा के साथ यह भी तय हो गया कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यह चौथी बार था जब सरदार पटेल ने गांधी की इच्छा पर अपना नाम वापस लिया था, लेकिन यह मौन बलिदान था, एक ऐसा बलिदान जिसने भारत की राजनीतिक दिशा तय कर दी। अब सवाल उठता है कि आखिर गांधी जी ने ऐसा क्यों किया। गांधी जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये दोनों हमारे बैल हैं, एक राष्ट्र की गाड़ी खींचेगा और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गाड़ी। गांधी जी ने नेहरू जी के बारे में कहा था कि जवाहर हमारे कैंप का अकेला अंग्रेज है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को वो सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझता है। और सच यही था। लंदन, वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में नेहरू का नाम पहले से ही गूंज रहा था, जबकि सरदार पटेल उस समय विदेशों में लगभग अनजान थे। एक और तार्किक कारण है उम्र। पटेल जी उस समय तक काफी बीमार रहने लग गए थे, वो काफी थक जाते थे, उनकी सांसों में खून तक निकल आता था।
और गांधी जी शायद ये नहीं चाहते थे कि देश के आजाद होते ही उसका मुखिया अशक्त दिखाई दे। इस तरह 1946 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चयन हुआ तो वह चुनाव नहीं, एक युगांतकारी निर्णय था। गांधी ने अपनी नजर से सामूहिक भारत का चेहरा चुना और पटेल ने चुपचाप उस फैसले को स्वीकार कर लिया। कुर्सी भले ही नेहरू की थी, नींव सरदार की ही थी। नेहरू प्रधानमंत्री बने लेकिन पटेल राष्ट्र निर्माता कहलाए। पटेल प्रधानमंत्री नहीं बने पर भारत के लौह पुरुष बन गए और शायद किसी कुर्सी में कहीं ये बड़ा पद और कद था। दोस्तों, इसीलिए एक बात याद रखिए कि ये कहानी सिर्फ इस बात की नहीं है कि नेहरू प्रधानमंत्री क्यों बने और पटेल क्यों नहीं, बल्कि ये कहानी बताती है कि कैसे गांधी, नेहरू और पटेल तीनों एक ही लक्ष्य रखते हुए भी अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे। गांधी ने भारत का चेहरा चुना, नेहरू ने जिम्मेदारी संभाली और पटेल ने त्याग का रास्ता अपनाया। दोस्तों, यूं ही कोई लौह पुरुष नहीं बन जाता। लौह पुरुष बनने के लिए जिगरा और मादा दोनों होना चाहिए। पीएम जैसी कुर्सी को लात मारने का मादा, सबके बस की बात नहीं होती इतना बड़ा त्याग। गुजरात में सीना ताने खड़ी लौह पुरुष सरदार पटेल के करीब 600 फीट ऊंची दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति शायद यही कह रही है कि देश पहले है, बाकी सब बाद में। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और जरूर सुझाइएगा कि अगले एपिसोड में आप किस शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप देश सेवा आईएएस आईपीएस बनकर करना चाहते हैं तो ये वक्त है उठ खड़े होने का, खुद को साबित करने का और अपनी यूपीएससी सीएससी की तैयारी को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का, क्योंकि अब स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी लेकर आया है यूपीएससी आईएएस की संपूर्ण तैयारी के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जो आपके लिए साबित होगा प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का वन स्टॉप सोल्यूशन। मगर ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, यह है एक गेम चेंजर, क्योंकि इस प्रोग्राम को तैयार किया गया है हर स्तर के उम्मीदवारों के लिए, चाहे आप शुरुआत कर रहे हो या एडवांस लेवल पर हो। फाउंडेशन से लेकर आंसर राइटिंग और इंटरव्यू तक हर मोड़ पर आपको मिलेगा कंप्लीट कवरेज। स्टडी आईक्यू का ये लाइव फाउंडेशन कोर्स आपको देता है 1000 से अधिक घंटे की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, वो भी अपने भरोसेमंद एजुकेटर्स के साथ। जीएस फाउंडेशन, सीसेट, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर, और सबसे खास बात 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, मतलब हर कैंडिडेट को मिलेगा अपना खुद का मेंटर जो आपको प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर मोड़ पर आपकी मदद करेगा। इन सब के अलावा तैयारी को परखने के लिए मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज, 75+ प्रीलिम्स टेस्ट और 12 मेंस टेस्ट सीरीज, वो भी टाइम बाउंड इवैल्यूएशन के साथ। इस कोर्स में फाइनल स्टेज यानी इंटरव्यू की तैयारी है फुल ऑन। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी, जिसमें शामिल है डेफ डिस्कशन, मॉक इंटरव्यूज और ब्यूरोक्रेट्स व सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से सीधा इंटरेक्शन। अब अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो चेकआउट पर इस्तेमाल कीजिए कूपन कोड विरद लाइव और पाइए कुछ खास डिस्काउंट। तो इंतजार किस बात का, अभी लॉग इन कीजिए www.studyiq.com पर या डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू ऐप।